हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 92 है और इससे पहले हम 91 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो ये रखी थी प्लासी के युद्ध ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। हम बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1757 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ओके, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ओके, फिर बात करें दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1848 से 49 के बीच हुआ था। ठीक है ना, 1848 से 1849 के बीच हुआ था दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। और यह युद्ध हुआ था सिख साम्राज्य वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, तो यह सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। 1764 में ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ये किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला संयुक्त, ठीक है, संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ओके, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ओके, फिर बात करें श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हुई थी 1792 में। ठीक है, 1792 में इसकी घेराबंदी हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। और इसमें हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इसमें हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान भी थे इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में से भी। ओके, नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली अंतिम भारतीय फिल्म ये कौन सी थी? तो अंतिम भारतीय फिल्म ये थी लगान। ठीक है, लगान, जो कि 2001 में बनी थी। ठीक है, तो लगान ये अंतिम भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली फिल्म थी।
और सलाम बॉम्बे, तो सलाम बॉम्बे ये हुई थी 1988 में ऑस्कर के लिए नामांकित। और मदर इंडिया हुई थी, तो मदर इंडिया हुई थी, ये हुई थी 1957। ठीक है, तो ये 3 फिल्में थी 2020 से लेके 2020 तक में, ये 3 फिल्में थी जिन्हें ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त करने के लिए चुना गया था। ठीक है ना, भारतीय फिल्में थी ये 3, सलाम बॉम्बे, लगान और मदर इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिसके अधीन सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। तो उस गवर्नर जनरल का नाम, तो उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग, जिसकी इन्होंने इनके अधीन सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। ओके, फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ये भी भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। ये 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी यह भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था जिसे हड़प नीति या चूक नीति भी कहते हैं। ठीक है, हड़प नीति या चूक नीति भी कहते हैं। और इसके तहत व्यवगत सिद्धांत के तहत किसी भी राज्य का अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिशर्स में मिला लिया जाता था। ओके, और लॉर्ड डलहौजी इसने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। फिर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली यह फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह भी फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, और यह अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। ठीक है ना, बंगाल का शेर कहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद को। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। तो इनमें से किस शहर में भारत की पहली बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है पुणे में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसमें किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसमें उल्लंघन होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उस योजना का नाम बताइए जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 2019 के बजट में की थी जो छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की गारंटी आय प्रदान करेगी। तो उस योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट है, कोलकाता में मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ कौन सा संगठन भारत के पशु संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो कोलकाता में मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ कौन सा संगठन भारत के पशु संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो यह जिम्मेदार है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संगठन यह जिम्मेदार है। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो किस संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये किया गया था 36वां संशोधन के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 36वां संशोधन। नेक्स्ट है,
भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने कौन सी विधि विकसित की? तो यह की इन्होंने महलबारी व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन डी, महलबारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है उज्जैन में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो इनमें से केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, तो ये होता है प्लास्टिड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ओके। नेक्स्ट है, चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं क्योंकि? तो चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि इनमें सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए चांदी हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए चांदी हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसलिए चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद ही काले हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक डैश है। तो MS-DOS ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ भारत ने मार्च 2019 में सड़क अवसंरचना क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ भारत ने मार्च 2019 में सड़क अवसंरचना क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 मई को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ई सहज वेबसाइट लॉन्च की जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को इंटरनेट पर कहीं से भी सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है? तो किस मंत्रालय ने ई सहज वेबसाइट लॉन्च की है? तो यह की है गृह मंत्रालय ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक इंस्टाग्राम के प्रमुख का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन और संचालन सहित व्यवसाय के सभी कार्यों की देखरेख करता है। तो इंस्टाग्राम के प्रमुख का नाम, तो इनका नाम है एडम मोसेरी। राइट आंसर ऑप्शन ए, एडम मोसेरी। नेक्स्ट है, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जिसका गठन पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु हार्मोन है? तो इनमें से कौन सा एक जंतु हार्मोन है? तो ये है इंसुलिन, ये एक जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है?
जो पर्यावरण संरक्षण के कार्य को प्रबल करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे सकारात्मक कार्यों की सलाह करता है। तो इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रीन गुड डीड्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन गुड डीड्स। नेक्स्ट है, ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते? तो ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते? तो यह जीते थे 2009 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बीबी गिरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीबी गिरी। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ओके, राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। बात करें के आर नारायण, तो के आर नारायण ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। ओके, भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। रामास्वामी वेंकटरमन, तो ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा, तो ये है 9वें राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है, उस योजना का नाम क्या है जो 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए को जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, नेक्स्ट है, PETA इंडिया की शुरुआत डैश वर्ष में हुई थी? तो PETA इंडिया की शुरुआत ये हुई थी 2000 में। 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB NTPC 2025 की GK GS की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।